हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे हैं और अपनी पढ़ाई लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। तो डेली की तरह ही आज भी करंट अफेयर्स के कुछ एमसीक्यूज़ के साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जानेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को क्लियर करेंगे जो कि हमारे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वह यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस को लेकर हो, जैसे बीपीएससी है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, या उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। इन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी ये होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग कमेंट में आंसर भी सभी प्रश्नों का देंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन है कि एनटीपीसी ने अपने 220 मेगावाट एनटीपीसी ने अपने 220 मेगावाट के बरौनी धर्मन पावर स्टेशन स्टेज 1 को स्थायी रूप से बंद कर दिया है। यह किस राज्य में है? ये किस राज्य में है? एनटीपीसी हैज परमानेंटली शट डाउन इट्स 220 मेगावाट बरौनी धर्मन पावर स्टेशन स्टेज 1। इट इज इन विच स्टेट? केरला, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। केरला, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो हम सभी लोग जानते हैं कि बरौनी किस स्टेट में है। तो आंसर इसका तो बड़े ही आराम से आप सभी लोगों को दे देना चाहिए। आंसर क्या होगा? बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, यानी कि यहां पर आप बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? बिहार इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एनटीपीसी ने 15 दिसंबर 2018 को बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी से बिहार के जिला बेगूसराय में बरौनी थर्मल पावर स्टेशन, जहां पर 720 मेगावाट का अधिग्रहण किया। ठीक है, एनटीपीसी 7 नवंबर 1975 को स्थापित हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे कि किम बैंक ने गिफ्ट सिटी गुजरात में स्थित आईएफएससी बैंकिंग यूनिट में अनिवासी भारतीय ग्राहकों के लिए डिजिटल अमेरिकी डॉलर सावधि जमा करने की घोषणा की है। किम बैंक अनाउंस द लॉन्च ऑफ डिजिटल यूएस डॉलर टर्म डिपॉजिट फॉर नॉन रेजिडेंस इंडियन कस्टमर्स एट द आईएफएससी बैंकिंग यूनिट लोकेटेड एट गिफ्ट मिटी, गुजरात। तो एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक या एमबीआई बैंक या यूनिटी बैंक। तो आंसर क्या होगा इसका? तेजी के साथ लेकर चलेंगे। ए इसका बिल्कुल सही होगा। एक्सिस बैंक ने गिफ्ट सिटी डिपॉजिट के लिए डिजिटल यात्रा की पेशकश की करने वाला पहला बैंक बना है। बैंक ने एनआरआई ग्राहक अब ऋणदाता द्वारा पेश किए गए मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन ओपन बाय एक्सिस बैंक के माध्यम से गिफ्ट सिटी में अमेरिकी डॉलर फिक्स डिपॉजिट करना शुरू कर सकेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तेजी के साथ। एचडीएफसी बैंक ने एचडीएफसी एजुकेशन एंड डेवलपमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने के फैसला किया। एचडीएफसी बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1990 में हुई थी, 1991 में, 1992 में या 1994 में? तो एचडीएफसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो एचडीएफसी की स्थापना जो की गई थी वह 1994 में की गई थी। तो भारत के सबसे बड़े निजी ऋणदाता एचडीएफसी बैंक लिमिटेड ने एचडीएफसी एजुकेशन एंड डेवलपमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में अपनी पूरी हिस्सेदारी को बेचने का फैसला किया है, जो समूह के भीतर स्कूलों की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी रही है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर, जिसे ओम आकार मंदिर कहा जाता है, कहाँ निर्माणाधीन है? जयपुर राजस्थान में, उदयपुर राजस्थान में, पाली राजस्थान में या जोधपुर राजस्थान में? आंसर क्या होगा यहाँ पर? सी बिल्कुल सही होगा। यहाँ आपका आंसर क्या होगा? सी बिल्कुल सही होगा, यानी कि आंसर क्या होगा? पाली राजस्थान में इसका निर्माण किया जा रहा है। तो ओम आकार का जो मंदिर के नाम से मशहूर यह स्मारक की संरचना पाली जिले में, राजस्थान के पाली जिले में बनाया जा रहा है, जो कि मंदिरों की जो शैली है नागर शैली में इसे बनाया जा रहा है। मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे तो भारत में जो मंदिर स्थापत्य कला है, यानी कि टेम्पल आर्किटेक्चर है, इसमें भारत में 3 प्रकार की शैलियां मुख्य रूप से जो पाई जाती हैं। एक नागर शैली, दूसरी बेसर शैली
बेसर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। थर्ड, द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली। नागर शैली मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे तो यह उत्तर भारत में जो मंदिरों का निर्माण मुख्य रूप से होता है वो नागर शैली में कहा जाता है। बेसर शैली में जो निर्माण होता है वह मध्य भारत का है, ठीक है। द्रविड़ शैली की यदि आप बात करेंगे तो यह दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं वह मुख्य रूप से द्रविड़ शैली में बनाए जाते हैं। तो इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो ये नागर शैली में बनाया जा रहा है। मंदिर की आधारशिला 1995 में रखी गई थी, ठीक है। मंदिर का एक उल्लेखनीय पहलू है इसके पवित्र परिसर में भगवान शिव या महादेव की 1008 मूर्तियों और 12 ज्योतिर्लिंगों को रखने की क्षमता है। इसकी ऊंचाई 135 फीट की ऊंचाई पर यह खड़ा है और यह मंदिर 2000 स्तंभों पर आधारित है। विशेष रूप से मंदिर परिसर की केंद्रीय विशेषता गुरु माधवानंद जी की समाधि है, यानी कि यहाँ पर एक संत हुए माधवानंद जी, उनकी समाधि है जो यहाँ का मुख्य केंद्र है। आगे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं कि भारतीय भारोत्तोलन विंध्या रानी देवी को ने थाईलैंड के फुकेत में IWF विश्व कप 2024 में कांस्य पदक जीता। वह किस राज्य से हैं? इंडियन वेटलिफ्टर विंध्या रानी देवी वॉन अ ब्रॉन्ज मेडल एट द IWF वर्ल्ड कप 2024 इन फुकेत, थाईलैंड। शी इज फ्रॉम विच स्टेट? मणिपुर, केरला, पंजाब या वेस्ट बंगाल? आंसर आना चाहिए सभी लोगों का, एक बार अच्छे से आंसर आ जाना चाहिए सभी साथियों का। क्या आंसर होगा इसका? तो आंसर होगा ए, ठीक है। ये मणिपुर से हैं, ठीक है। कहाँ से हैं? ये मणिपुर से हैं। तो भारतीय भारोत्तोलन विंध्या रानी देवी ने थाईलैंड के फुकेत में IWF विश्व कप 2024 में कांस्य पदक जीता। गैर ओलंपिक महिलाओं की 55 किलोग्राम श्रेणी में प्रतिस्पर्धा करते हुए विंध्या रानी ने 196 किलोग्राम उठाकर स्टैंडिंग में तीसरा स्थान हासिल किया। विंध्या रानी देवी मणिपुर से हैं। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का गठन कब किया गया था? 1905 में किया गया था और इसका मुख्यालय, ठीक है, यानी कि इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का गठन कब हुआ था? ये 1905 में हुआ था, ध्यान रखना है। और इसका हेडक्वार्टर लॉजेन स्विट्जरलैंड में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस कंपनी ने पूरे भारत में 5000 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन में स्थापित करने के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तेजी के साथ चल रहे हैं और इसी तेजी के साथ आप सभी साथी भी आंसर लगाते चलेंगे। विच कंपनी हैज साइन अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन टू डिप्लॉय 5000 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन अक्रॉस इंडिया? तेजी के साथ आंसर दें सभी लोग। आंसर क्या होगा यहाँ पर? क्या आंसर होगा? तो टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक, यानी बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ठीक है। टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने बुधवार को यह कहा कि उसने साल के अंत तक देश में 5000 सार्वजनिक स्टेशन स्थापित करेगा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर। अगला प्रश्न, कौन सी कंपनी भारत में बेलनाकार लिथियम आयन सेल्स के निर्माण के लिए जापान की पैनासोनिक एनर्जी के साथ संयुक्त उद्यम बनाएगी? विच कंपनी विल फॉर्म अ जॉइंट वेंचर विद जापान पैनासोनिक एनर्जी टू मैन्युफैक्चर सिलेंड्रिकल लिथियम आयन सेल्स? इंडिया, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, नॉर्मन एंड टर्बो या टाटा केमिकल्स? आंसर क्या होगा यहाँ पर? आपका बी बिल्कुल सही होगा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड भारत में बेलनाकार लिथियम आयन बैटरियों के निर्माण के लिए जापान की पैनासोनिक एनर्जी के साथ यह काम करेगी, ठीक है। तो लिथियम आयन बैटरियों का निर्माण भारत में मुख्य रूप से होगा। ये दोनों कंपनियां भारत में स्वच्छ ऊर्जा में बदलाव को आसान लाने के लिए बैटरी तकनीक का इस्तेमाल करने पर काम कर रही हैं। इन कंपनियों का लक्ष्य भारत में बैटरी उद्योग को बढ़ावा देना है और पर्यावरणीय जो चुनौतियां हैं, एनवायरमेंटल जो चैलेंजेस हैं, उनसे लड़ना है, उनको दूर करना है। तो यहाँ पर लिथियम आयन बैटरी का उपयोग मुख्य रूप से ऑटोमोबाइल में किया जाता है या अन्य बिजली उपकरणों में जो है इन बैटरियों का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। राष्ट्रीय समुद्री सप्ताह किस तारीख में मनाया जाता है?
नेशनल मैरीटाइम वीक सेलिब्रेटेड इन विच वीक? तो यह मेसर्स सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी मुंबई ने पहली बार यहाँ पे आंसर क्या होगा, राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में चिन्हित किया था। ठीक है, 1919 में इसी दिन मुंबई से लंदन तक अपनी पहली यात्रा पर अंतर्राष्ट्रीय जल में प्रवेश किया था, जिसे अब किस नाम से जाना जाता है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में चिन्हित किया जाता है। आंसर क्या होगा इसका, 29 मार्च से 5 अप्रैल चिन्हित किया जाएगा। क्यों किया जाता है, क्यों मनाया जाता है? क्योंकि यह मेसर्स सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड मुंबई की पहली भारतीय स्टीमशिप कौन सी थी, SS लॉयल्टी की ऐतिहासिक यात्रा का प्रतीक के रूप में मनाया जाता है, जो कि 1919 में किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के सचिव TK रामचंद्रन ने मर्चेंट नेवी ध्वज पहनाकर इस मामले में सम्मानित किया, इस दिन सम्मानित किया। नई दिल्ली में हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 में हार्दिक सिंह को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार खिलाड़ी नामित किया गया। वह किस राज्य से है? तो हार्दिक सिंह किस राज्य के हैं जो कि हॉकी इंडिया यानी हॉकी खिलाड़ी? उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। आंसर जल्दी आ जाना चाहिए। आंसर क्या होगा, डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश इसका बिल्कुल सिंह है, सही है। हार्दिक सिंह मध्य प्रदेश के खिलाड़ी हैं। तो हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 में वर्ष सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीतने वाले कौन है? हार्दिक सिंह हैं, जो कि मध्य प्रदेश से हैं। हॉकी इंडिया अवार्ड्स की बात की जाए, जो कि 2023 में सलीमा टेटे को महिला खिलाड़ी का पुरस्कार मिला था। वहीं अगर बात किया जाए हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कारों में, तो अशोक कुमार को मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया था। और यहीं पर हॉकी इंडिया ने साल 2014 से खिलाड़ियों के लिए यह पुरस्कार देना शुरू किया था। कौन सा पुरस्कार? कि जो हॉकी इंडिया अवार्ड्स है, ये पुरस्कार देना शुरू किया था। हॉकी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए इन पुरस्कारों को शुरू किया गया। तो हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसे मिला? हार्दिक सिंह को मिला था। तो हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 में सलीमा टेटे को महिला खिलाड़ी के रूप में पुरस्कार मिला। महिला का ध्यान रखना है, क्वेश्चन बड़े आराम से फीमेल्स खिलाड़ियों को लेकर आराम से बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सलीमा टेटे को हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 में वर्ष की महिला खिलाड़ी के रूप में नामित किया गया। वह किस राज्य से? तो जो सलीमा टेटे हैं ये हॉकी खिलाड़ी हैं और इनको अभी नामित किया किस राज्य से हैं? झारखंड, गोवा, केरल, राजस्थान। तेजी के साथ आंसर आना चाहिए। आंसर क्या होगा यहाँ पर? ए बिल्कुल सही होगा, यानी कि कहां से हैं? झारखंड राज्य से है। किस राज्य से हैं? झारखंड राज्य से ये आती है। कि यह वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कारों का 6ठा संस्करण था। इसमें आप देखेंगे हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला? अशोक कुमार को मिला। बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड फॉर प्लेयर ऑफ द ईयर हार्दिक सिंह को मिला मेंस में। वुमेन्स में या आप देखेंगे तो सलीमा टेटे को यह पुरस्कार मिला। वहीं अगर ये बलजीत सिंह अवार्ड फॉर गोलकीपर ऑफ द ईयर की अगर आप बात करेंगे तो PF श्रीजेश को यह अवार्ड दिया गया। हॉकी इंडिया परगत सिंह अवार्ड फॉर डिफेंडर के लिए दिया गया हरमनप्रीत सिंह को। वहीं अजीत पाल सिंह अवार्ड दिया गया मिडफील्डर के लिए हार्दिक सिंह को ही दिया गया। वहीं हॉकी इंडिया धनराज पिल्ले अवार्ड फॉर फॉरवर्ड ऑफ द ईयर दिया गया अभिषेक को। और इसी तरह से असुंता लाकरा अवार्ड फॉर अपकमिंग प्लेयर्स ऑफ द ईयर वुमेन अंडर 21 दिया गया दीपिका सोरेन को। और इसी तरह से हॉकी इंडिया जुगराज सिंह अवार्ड फॉर अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर मेंस में अंडर 21 दिया गया अरायजीत सिंह को। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है जिसको आप लोग को लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर बाद में भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। मियामी ओपन में पुरुष युगल फाइनल में अपने ऑस्ट्रेलियाई साथी मैथ्यू एबडेन के साथ किसने ऐतिहासिक जीत हासिल की? लिएंडर पेस ने, रोहन बोपन्ना ने, महेश भूपति ने, नोवाक जोकोविच ने। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। भारतीय टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियाई साथी थे मैथ्यू एबडेन ने मियामी ओपन में पुरुष युगल फाइनल में ऐतिहासिक जीत हासिल की। इसमें क्रोएशिया के इवान डोडिक और अमेरिका के ऑस्टिन
ऑस्टिन क्रॉजिसेक को 6-7, 6-3 और 10-6 से हराया। 44 वर्षीय बोपन्ना एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले पहले उम्रदराज व्यक्ति हैं। सभी 9 एटीपी मास्टर्स में 1000 स्पर्धाओं में फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे ये भारतीय भी बन गए हैं, इस चीज को भी ध्यान रखना है। इस जीत के साथ ही उन्होंने एटीपी रैंकिंग में भी शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। अगला प्रश्न लेते हैं, किस आईआईटी ने अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ रेटेड रैपिड शतरंज टूर्नामेंट की मेजबानी की? आईआईटी मद्रास, आईआईटी रुड़की, कानपुर या पटना? आंसर क्या होगा यहाँ पर? आंसर होगा ए, आईआईटी मद्रास, यहाँ पर सही आंसर होगा। यानी कि छठे शास्त्र रैपिड फीडे रेटेड शतरंज टूर्नामेंट की कुल पुरस्कार राशि 5 लाख है और आईआईटी मद्रास देश का एकमात्र आईआईटी है जो हर साल ओपन रैपिड रेटिंग टूर्नामेंट को आयोजित करता है। तो ये किसमें? चेस में इस टूर्नामेंट का आयोजन किसने किया? आईआईटी मद्रास ने इसका चयन किया। तो स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन है आज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के बैटरी ब्रांड एवरेडी इंडस्ट्रीज इंडिया ने किस ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया? अभिनव बिंद्रा, नीरज चोपड़ा, विजय कुमार या योगेश्वर दत्त? बेहतरीन क्वेश्चन ये भी। तो आंसर क्या होगा? बी इसका बिल्कुल आंसर सही होगा। एवरेडी इंडस्ट्रीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया। नीरज चोपड़ा जो खिलाड़ी हैं वो भाला फेंकने में दुनिया में नंबर 1 खिलाड़ी हैं और एवरेडी ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने के पीछे बनाया है, जिसके पीछे कहा जाए तो एक नाम है, एक फेम है, स्ट्रॉन्ग युवा के रूप में निकल कर आ रहे हैं और एवरेडी का ये उद्देश्य है कि इनके माध्यम से वो भारतीय युवाओं को आकर्षित करेंगे। ठीक है, नीरज चोपड़ा ने कहा कि एवरेडी के साथ जुड़कर उन्हें बहुत खुशी हो रही है, इत्यादि इत्यादि, और उन्होंने ब्रांड की विश्वसनीयता को भी बढ़ावा देने की बात की। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बियॉन्ड बनारसीज द वर्ल्ड ऑफ इंडिया एंड चाइना पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? शास्त्री रामचंद्रन, बेंजामिन नेतन्याहू, मल्लिका साराभाई या प्रकाश सिंह? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। आंसर क्या होगा यहाँ पे? बियॉन्ड बाइनरीज द वर्ल्ड ऑफ इंडिया एंड चाइना किताब के जो लेखक हैं वो कौन है? शास्त्री रामचंद्रन है। ये किताब जो है 2008 से 2022 के बीच लिखे गए शास्त्री रामचंद्रन के लेखों का एक संकलन है और इसमें जो बात की गई है वो भारत चीन के संबंधों की बात की गई है कि भाई इस किताब में भारत चीन के संबंधों को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उन पर नजर डाली गई है और इसमें ये बताया गया है कि इन दोनों देशों के बीच जो रणनीतिक सोच के बारे में क्या बातें हुई हैं और डोकलाम और गालवान में सीमा पर जो टकराव सहित चीन के जो उकसावेबाज के पीछे के कारण क्या है, क्यों चीन बार बार इस तरह के उकसावे भरे काम करता है, क्यों बार बार सीमा के भीतर घुसता है, तो ये सारी चीज़ों पर इसमें बात की गई है, चर्चा की गई है। तो इस किताब में दोनों देशों में मीडिया की प्रकृति और भूमिका का भी विश्लेषण किया गया है और इस किताब की प्रस्तावना भारत के पूर्व विदेश मंत्री श्याम सरन के द्वारा लिखी गई है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो ने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक के रूप में किसे चुना है? ठीक है, किसे चुना है? ठीक है, द फाइनेंशियल सर्विसेज इंश्योरेंस ब्यूरो एज अ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी तपन सिंघल, गिरिजा सुब्रमण्यम, अतुल सहाय या के सनत कुमार? किसको ने चुना है? जल्दी से आंसर देंगे। आंसर क्या होगा इसमें? बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। गिरिजा सुब्रमण्यम को न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का अध्यक्ष और प्रबंधक चुना गया है। गिरिजा सुब्रमण्यम भारतीय कृषि बीमा कंपनी की मौजूदा चेयरपर्सन और एमडी हैं। वहीं भूपेश सुशील राहुल को यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का सीएमडी चुना गया है। भूपेश सुशील राहुल ये एक ही व्यक्ति का नाम है, ध्यान रखिएगा। AIEC के महाप्रबंधक भी हैं। ठीक है मेरे साथियों, तो ओवरऑल हमने देखा कि ये कुछ आज स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस थे और स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे हर एक एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा उद्देश्य ये है कि कम समय में तेजी के साथ फटाफट रिवीजन जिसे कहा जाए कि भाई फास्ट रिवीजन हमारा हो जाए, उस उद्देश्य से ज्ञान IAS एकेडमी आप लोगों के लिए बेहतरीन काम कर रहा है
ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं बीपीएससी के लिए, 71st बीपीएससी है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि यूपीएससी के लिए फाउंडेशन बैच की भी शुरुआत आप लोगों के लिए हो रही है। तो आप सभी साथियों से अनुरोध है कि नीचे जो नंबर स्क्रॉल हो रहा है आपके स्क्रीन पर, उसमें नंबर, फ़ोन नंबर भी है, एड्रेस भी है। आप चाहें तो गूगल पर भी ज्ञान IAS एकेडमी को सर्च कर सकते हैं, तो आपको ये दिखाएगा कि पटना में सबसे बेहतरीन बेस्ट कोचिंग किसकी है, तो आपको सबसे पहले यही दिखाई देगा। क्लियर है? तो चलिए मेरे साथियों, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच यहाँ तक बने रहने के लिए मेरे साथ। और करंट अफेयर्स की ऐसी ही कक्षाएं आप रोज चाहते हैं तो चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें अपने साथियों में। तो ऐसी बेहतरीन प्रश्नों के साथ मैं डेली आता रहूंगा। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें। जय हिंद।